Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Acha, all of you are from bachelor's or master's also? Bachelor's, ma'am. All? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So, see, guys, we have covered most of the subjects, most of the content. We were left with just few technique part. So I will not take you to the to the very core level because that is quite lengthy. I will just give you the gist, some idea about it, so that if you get the questions on this, you will be able to answer. ठीक है? Okay, ma'am. ओके अच्छा, ये वाला पोर्शन हमने कर लिया था, नर्सिंग केयर एंड वार्ड मैनेजमेंट, ये सब कर लिया था ना हमने लास्ट क्लास में. ड्यूटीज ऑफ असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वी हैव कवर्ड, राइट? हेलो गाइस, बच्चा पार्टी आंसर नहीं दे रही मुझे, क्या हुआ? Yes, ma'am. लंच टाइम. And see what happened today, Tanveer? Yes, ma'am. We have covered this, ma'am. We have covered this. Okay. So we were left with the techniques, right? Management techniques. Yeah. Okay. Ma'am, we have covered this too. I don't think so. Seriously? What CPM करा है? Yes, ma'am. We have. Analysis. ये सब पढ़ लिए थे मॉडल्स हम लोगों ने, सिस्टम एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस. No, ma'am, not in detail. अच्छा, जस्ट वन ओवरऑल है ना. अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, है ना. देखो, मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में रहता है. क्वालिटेटिव में यू हैव ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन, पर्सोनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, व्हिच इज एमबीओ. ये पांचों जो हैं, ये तो आप लोगों ने मोर और लेस पढ़ लिया बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मैनेजमेंट, राइट. मूविंग ऑन टू क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसमें मोस्टली हेल्थ इकोनॉमिक्स बेस्ड, मतलब यानी कि मोर ऑफ दी कैलकुलेशंस और ये सब आ जाती हैं. दैट इज योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये होता है कि जब भी व्हेन यू कैलकुलेट ऑपरेशंस, you will try to understand till when we have to do the production, या फिर हमारा जो है रिवेन्यू होना चाहिए, उसके बाद से हमारा बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा. एग्जांपल बताओ तनवीर, सोच के. Tanveer, example on this. Cost benefit analysis. Nancy? Am I audible, guys? कुछ हाँ ना का भी जवाब नहीं आ रहा. Guys, am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. And Tanveer, am I audible to you? Nancy, am I audible to you? Yes, ma'am. Now you are audible. My network connection is slow today. अच्छा, ठीक है. And Tanveer, to you? Yes, ma'am, you're audible. Yeah, I'm audible. Okay. So हम बात कर रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, जहां पर हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक हॉस्पिटल रन करना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल रन करने में आपने कितना कॉस्ट लगाया, है ना, कितना उसमें से रेवेन्यू आया, और फिर उस रेवेन्यू से कितना आपको कलेक्शन हुआ, कलेक्शन के बाद आपके प्रॉफिट से कितनी आपकी कॉस्ट रिकवर हुई, और उसके बाद से आपको
कहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपका हॉस्पिटल का कॉस्ट है रनिंग वनिंग सब मिला के फॉर एग्जाम्पल 10 लाख, तो आपने 10 लाख तक की ओपीडी कर ली, उसके बाद वाला जो बेनिफिट है वो आपका प्रॉफिट में जा रहा है, यानी कि रेवेन्यू में जा रहा है, मतलब अर्निंग्स में जा रहा है, ठीक है। पर उससे पहले वाला जो पार्ट है वो आप उससे कॉस्ट कवर कर रहे थे। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको बेसिकली ब्रेकअप बता देता है टोटल रेवेन्यू का, कि उस रेवेन्यू में आपका जो टोटल अर्न हो रहा है उसमें से कितने से आपकी कॉस्ट रिकवर हुई है और रेस्ट ऑफ द मनी में कितना आपको बेनिफिट आना शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस बेसिकली बात करते हैं हम लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको हॉस्पिटल रन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या आप मैनुअल तरीके से करा रहे हो या आप थ्रू टेक्नोलॉजी करा रहे हो, मोर यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी डाल दिया। तो आप दोनों ऑप्शंस में देखोगे कि कौन सा ऐसा है जिससे मुझे ज्यादा बेनिफिट अराइज हो रहा है, यानी कि ऑप्टिमम यूसेज हो रहा है मेरी मनी की, है ना। तो ऑप्टिमम यूसेज ऑफ मनी तक पहुंचने के लिए जो मेरा calculations हैं, and then I'm trying to understand which option is the best option. So that ways whatever is the best option उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है। तो इसलिए हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड इट आउट व्हिच वन इज अ बेटर वे आउट, एंड दैट विल गिव यू, और दैट एनालिसिस इज बेसिकली अ कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कि कितनी कॉस्ट करने पर इफेक्टिवली मेरा बेस्ट ऑफ द आउटपुट आएगा। ठीक है, कितनी कॉस्ट पर, कहां से लाएंगे कॉस्ट, कहां इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सारे एनालिसिस जो आ जाते हैं मेरे कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में आ जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जो टेक्निक होती है उसमें व्हाट वी डू, वी ट्राई टू डू द कैलकुलेशन ऑफ एवरी पेनी दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन द ऑपरेशंस और इन द बिजनेस, यानी कि हर जगह जहां जहां पैसा लग रहा है उसकी अकाउंटिंग करना, मतलब उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग, सो दैट एट द एंड हमें पता चल जाए कि टोटल कॉस्ट मेरे प्रोडक्ट की कितनी आ रही है, उसमें मुझे कितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो वो सारी जो मैकेनिज्म होता है रिकॉर्ड करने का, एनालाइज करने का, क्लासिफाई करने का, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? Yes ma'am, is cost accounting similar to financial accounting? More or less, yes, but in financial accounting, like we do accounting of all the monetary transactions, like हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से लोन ला रहे हैं, कितना लोन पे किया, कितना स्टॉक आया, बट यहाँ पर हम लोग उन सारी चीजों की नहीं, हम एक टोटल आउटपुट यानी कि प्रोडक्ट तक आने का से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी उसको हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, दैट इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। Okay. ओके, गॉट इट? Yes ma'am. ठीक है, अच्छा। इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट एनालिसिस लाइक कितना इनपुट डाला उससे कितना आउटपुट आया, मतलब कितनी कॉस्ट लगाई कितना आउटपुट आया। ये पर यूनिट भी हो सकता है, ये पर ऑपरेशंस भी हो सकता है, ये पर प्रोसीजर भी हो सकता है, ये पर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, और ये पर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं लोकेशन वाइज। तो पर लोकेशन पर यूनिट हमारा कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट आ रहा है, दैट इज योर इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, ये मैं भी आपको कराती हूँ मॉडल सिस्टम एनालिसिस वगैरह। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत स्लाइटली। ओके, तो ये हमने जैसे क्वांटिटेटिव में हमने करे हैं ये मॉडल सिस्टम, नेटवर्क, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, देन वर्क सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसको हम लोग थोड़ा सा भी ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। ओके, सो मॉडल में क्या आएगा? So a mathematical model of the program or activity is constructed by studying the effects of different inputs on the outcome. So the model shows the relationship among various inputs and outputs, which may be the number of lives saved, number of vaccination given, number of patients cured, number of health personnel trained, etc. So this model or equation is constructed using the long-term historical data showing the impact of various factors and interventions. And these observations are used to construct the mathematical equation. If we don't have the above observations already, we cannot construct the model, and these are extensive equations built into a software. Then the software can be installed in a computer, and the effect of altering one or more of the inputs, like increasing the number of trainers to double the present, adding 500 sites for cancer screening across the state, etc. The software will predict the increase in the number of lives saved from CS cervix for each of the above. Okay, now what does it say? It says कि
मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल यानी तैयार करने का मतलब ये है किसी प्रोग्राम का या किसी एक्टिविटी का, ताकि हर छोटी छोटी स्टेप पे हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं उसका मेरे ओवरऑल आउटकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे अब इन्होंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे कि इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप एग्जांपल देखा कि भाई हमने ये स्टेप लिया तो कितनी लाइफ सेव हुई, कितने नंबर ऑफ वैक्सीनेशन दिए गए तो क्या हुआ, देन हमारे कितने पेशेंट्स क्योर हुए इससे ओवरऑल। और ये इट्स नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, अगर आप एज अ इकोनॉमी या एज अ कंट्री भी लेके चलते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये है अभी कोविड आया तो कोविड में वैक्सीनेशन होने से कितनी लाइफ सेव हुई, या फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ प्रोग्राम चलाया या एजुकेशन दी हेल्थ रिलेटेड, उससे कितने बेबी बर्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, या जो हम बोलते हैं ना कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोगों ने अवेयरनेस एक्टिविटी कराई तो ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, डेथ रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बर्थ रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मोर्टेलिटी रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ओवरऑल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, नेशनल इनकम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इस तरह से जब हम एक मॉडल तैयार करते हैं ना, सो दैट इज वन ऑफ द टेक्निक फॉर द एनालिसिस व्हिच इज नोन एज मॉडल, जो एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है। ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, मतलब हम लोग यानी कि डेटा एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे न्यू फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। अगर हमारे पास कोई मॉडल पहले से नहीं है तो एक मॉडल तैयार करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर को रन करके आउटपुट निकालते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं। अगेन वी डू लॉट ऑफ इन एंड आउट कैलकुलेशन, सो ऑल दीज थिंग्स वुड कम अंडर पार्ट ऑफ मॉडल। ठीक है, क्लियर गाइस? नैन्सी, Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? दानिश? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अगला हम बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस। सो सिस्टम एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का क्या टेक्निक हो सकती है, मतलब हमारी जो कॉस्ट है उससे हम बेस्ट ऑफ द आउटपुट कैसे निकालें, मतलब कम पैसा लगा के बेस्ट आउटपुट निकालने के जो तरीके हैं उस पे काम करना इज योर सिस्टम एनालिसिस। मतलब हम पूरे पूरे सिस्टम पे ही एनालाइज कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन पे या हेल्थ केयर आपका स्टेट का लेवल का हेल्थ केयर, फिर कितने सब सिस्टम्स बनाए, जिससे क्या स्ट्रेटजीज बनाए, ये सारी चीजें जब हम काम करते हैं इन ऑर्डर टू हैव अ ऑप्टिमम आउटपुट फ्रॉम द कॉस्ट, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Optimum Okay. utilization of resources वो वही होता है ना cost. हाँ, करेक्ट करेक्ट, यूटिलाइजेशन। हमने जो इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो हमने वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला चैप्टर आता है ना, पढ़ी? Yes, ma'am. Central हाँ, problems सेंट्रल of an प्रॉब्लम, economy. हाँ, राइट। तो वो वही जैसा है, पर ये एक फर्क ये आ जाएगा कि इसमें हम लोग जो है क्वांटिटेटिव फैक्टर्स पे बात करते हैं, कैलकुलेशंस पे बात करते हैं। ठीक है, देन वी हैव नेटवर्क एनालिसिस। Okay, what do you understand by this network analysis? सो नेटवर्क एनालिसिस क्या है? नेटवर्क एनालिसिस, ये नेटवर्क एनालिसिस हम लोग ना नए नए प्रोजेक्ट्स जब आते हैं तब उसमें बात करते हैं। इसमें क्या है, रूरल हेल्थ केयर, जैसे अभी बताया हुआ एग्जांपल ने, रूरल हेल्थ center decides to create a nutrition counseling clinic for under 5 children. Then a hospital develops a program to reduce cross infection rates by improving infection control measures in the hospital, or the health ministry is to launch a maternal and child health program. तो जब हमें कोई नया कोई टेक्निक लॉन्च करनी होती है या फिर कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करना होता है, उस टाइम पर जो हम एनालिसिस करते हैं, मतलब हम कहाँ से जुड़ेंगे, कहाँ स्टार्ट करेंगे, किसको कांटेक्ट करेंगे, क्या होगा उसका, देन किस टाइम पे कितने स्टेप्स लिए जाएंगे, कौन से दिन में कौन सी एक्टिविटीज होगी, उसको आउटपुट तक पहुंचने के अंदर जो पूरा, जैसे बोलते हैं ना, पूरा एक जाल होता है, उस जाल के जितने नॉट्स हैं उसको स्टडी करना इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट, सो दैट इज योर नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, Okay, ma'am. ओके।
अच्छा, जैसे अब जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट में जब स्टडी करने जाते हैं तो क्या स्टडी करेंगे हम लोग, इसका पर्पस क्या है, देन क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, किस तरह के रिस्क हैं, किस तरह की एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड हैं, देन उसमें हम लोग कौन से पार्ट्स को, इवेंट्स को डिवाइड करें, है ना, देन कैसे कैसे हमारा ये मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको कैसे डिवाइड करके छोटा छोटे उसमें पार्ट्स में बांट लें। तो वो जो हम लोग डायग्रामेटिकली हम लोग पूरा जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तैयार करते हैं, दैट कम्स अंडर नेटवर्क एनालिसिस। ओके, ये अच्छा, नेटवर्क मॉडल में जैसे हमारे सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें सर्कल स्क्वायर से हम लोग शो करते हैं कि भाई कौन से टास्क पूरे हो गए, कौन से हमें पूरे करने हैं, किसमें डिले है, किसमें हमें करेक्टिव एक्शन लेना है। तो वो एक बेसिकली हम पूरे काम को, एक्टिविटी को एक नेटवर्क में तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम उन टास्क को दिखाते हैं कि कितने का मतलब कहाँ रेड हो रहे हैं, कहाँ ग्रीन हो रहे हैं, हम लोग किस किस लेवल पे हम लोग और आगे मेहनत करनी है, कौन से टास्क कितने टाइम में और हमें कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा जो एनालिसिस हो जाता है दैट विल कम अंडर नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि नहीं, ऊपर से तो नहीं जा रहा? नो मैम। हसन पक्का समझ में आ रहा है? मैम पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है मैम, पूरा आराम क्लियर से मैम, थोड़ा स्लोली ना मैम। अच्छा, थोड़ा स्लोली ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, नया हॉस्पिटल बनाने जा रहे हो और एक बड़ी लोकेशन पे बना रहे हो, खूब सारा पैसा लगना है उसके अंदर, और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी ये है कि भैया बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, उसका उसका फेम अच्छा हो, मार्केट में गुडविल अच्छी हो, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें आप कैसे एनालाइज करोगे? आप पूरे काम को छोटे छोटे पीस में बांट दोगे हसन? आप पूरे हॉस्पिटल यस मैम। कंस्ट्रक्शन को थोड़े थोड़े पार्ट्स में बांट दोगे कि भाई यस मैम। इतने टाइम में रूम्स बनने हैं, इतने टाइम से ओपीडी बननी है, ये बंदा ये काम देखेगा, वो बंदा वो काम देखेगा, ऐसे बांटोगे ना काम को? अकेले यस मैम। पूरा कंस्ट्रक्शन आप अकेले नहीं देख सकते। नो। हाँ, तो जब हम काम को बांट देते हैं, एक्टिविटीज को बांट देते हैं और उसको हम एक एक डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं कि भैया ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ खत्म होगा, मतलब पहले दिन ये काम स्टार्ट होगा, दूसरे दिन में ये, तीसरे दिन में ये हो, चौथे दिन में ये, फिर उसके बाद देखते रहोगे कौन कौन से जो हमारे काम है, एक दिन में हमने अगर 4 काम बांटे हुए हैं तो वो 4 में से कितने हो गए, कितने रह गए हैं, तो उसको हम एक डायग्राम के फॉर्म में, ताकि वो कितना एक एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो जाती है ना, तो उससे एक बार में समझ में आ जाता है कि यार हमारे पास 10 काम थे जिसमें से 8 ग्रीन है यानी कि कंप्लीट हो गए, और 1 येलो है यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस है, और 1 रेड है जो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, इससे हमें समझ में आ गया कि 8 काम खत्म हो गए हैं, एक रह गया और एक चल रहा है ना। अगर मैं पूरा पूरा एक पेपर पे लिखने लग जाऊं कि ये एक्टिविटी थी, इस दिन स्टार्ट होनी थी, तो वो एक पैराग्राफ बन जाएगा, मुझे समझ नहीं आएगा। लेकिन एक डायग्रामेटिक फॉर्म में हमारा ये प्रेजेंटेशन हो जाता है कि कौन कौन से कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैं, उसको कैसे बांटा गया था, उसमें से कितना कंप्लीट हो गया, कितना नहीं हुआ। तो आई विल बी हैविंग अ क्लियर पिक्चर इन अ ग्लांस, मतलब एक बार में देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ना 2 चीजें ये होती हैं, एक पर्ट और एक होता है सीपीएम। PERT क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होती है, यूजफुल मेनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव नो प्रीसीडेंस, then an estimation of time and resources needed to complete that project, prediction of likely delays and hurdles will be calculated, then these delays can be addressed beforehand by taking appropriate administrative actions in anticipation. PERT is a scheduling tool and does not help in finding the best or the shortest way to complete a project. Example has already been discussed. Okay. Okay. अच्छा, PERT क्या है? PERT जो होता है यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यू टेक्निक, ये क्या होता है? ये जब हमें कोई नया, अब जैसे मैंने बोला नया काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, तब उस टाइम पर कि जो एस्टिमेशन लगाना कि कितना समय लगेगा, कितने रिसोर्सेस लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितने लोग लगेंगे, कहाँ कहाँ हमारे लेट हो सकती है काम में, कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, वो सारी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है या पूरी कैलकुलेशंस होती है वो PERT के अंदर आ जाती है। मतलब PERT टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें,
जब हमारे नए प्रोजेक्ट्स पे काम होता है। ठीक है, क्लियर गाइस? जब नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, जब हमारे पास पहला कोई बेस तैयार नहीं होता या पहले कोई हमारे पास ऐसी एक्टिविटी प्रैक्टिकली हमने नहीं करी होती खुद ने, तब जो एनालिसिस आता है विच इज अ PERT एनालिसिस। ठीक है, विच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यू टेक्निक। दूसरा आ जाता है मेरा क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM। CPM के अंदर क्या आ जाता है कि इसके अंदर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितना भी समय लगेगा, कौन सी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है, ये नए काम के लिए भी हो सकती है और ये एग्जिस्टिंग काम के लिए भी हो सकती है, उसमें हम जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ मेथड विच इज CPM। ठीक है, अच्छा, अब कितना टाइम, कितनी मतलब कौन सी एक्टिविटी को कितना समय लगेगा करने के लिए, हम वो भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, इसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल CPM के अंदर ना जो क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, एक वो तरीका होता है जिसमें हम अपना कोई भी डेस्टिनेशन पहुंचने तक और उसमें जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है उसको मीट करते हुए जाए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको, आपने अपने घर से अपने कॉलेज तक जाना है, आपके AIHMS तक जाना है आपने, ठीक है, और बीच में ना 5 लोग हैं जिनसे मिलते हुए जाना है। तो जब आप अपने घर से चलोगे ना, आप ये कोशिश करोगे ना कौन सी ऐसा रूट है जिससे हमें सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ चलूं, मतलब सबसे मिलता हुआ चलूं और फिर मैं टाइमली पहुंच भी जाऊं। समझ में आया? यस मैम। मीन्स कोई भी जो हमें एक्टिविटी पूरी करनी है और उसके बीच में जो सब एक्टिविटीज आ रही हैं, सब प्रोसेस आ रही हैं, वो मेरा ऐसा कौन सा रास्ता क्रिटिकल पाथ में अपनाऊं जिससे मैं उन सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ, मतलब पूरी एक्टिविटीज को करता हुआ फाइनली अपने एंड एक्टिविटी तक पहुंच जाऊं। तो दैट इज नोन एज क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, क्लियर है? यस। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना इतना ओवरव्यू और जिस वगैरह भी पता है तो भी आप निकाल लोगे इसको। So ma'am, here these points are critical paths. हाँ, दिस पॉइंट नहीं, दिस एंटायर वे इज अ क्रिटिकल पाथ। Okay. पूरा रास्ता जो है वो पाथ ही पूरा क्रिटिकल है, वो फाइंड आउट करना जिसमें हम उन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए अपने एंड रिजल्ट पे पहुंचे। ठीक है, Yes. अच्छा, अब PERT में और CPM में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है? वैसे तो मोस्टली सिमिलर है, लेकिन ज्यादा फर्क क्या होता है? आप देखो, PERT CPM मेनली जो PERT है यूजफुल मेनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स विच हैव नो प्रेसिडेंस, और जो आपका CPM है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं जिसमें प्रेसिडेंस होता है, ये CPM के लिए। ठीक है, PERT मैंने बताया था नए प्रोजेक्ट्स के लिए होता है ज्यादातर। ठीक है, PERT एक शेड्यूलिंग टूल है और इसमें आपको बेस्ट और शॉर्टेस्ट वे नहीं पता चलता, जो हमने अभी CPM में बात करी, लेकिन CPM में ऐसा हमें पता चलता है कि कौन सा ऐसा शॉर्टेस्ट वे है जिसमें हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, क्लियर? Yes ma'am. अच्छा, PERT में क्या है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी कैन बी एन एस्टिमेशन ओनली, और जो आपका CPM है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेप इज ऑलमोस्ट प्रिसाइजली नोन फॉर प्रीवियस एक्ट, क्योंकि हमने CPM में पहले किया होता है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, लेकिन PERT में नहीं पता चलता। ठीक है, अच्छा, फिर PERT का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन अ टाइम बाउंड मैनर, और उसका CPM का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर, क्योंकि उसमें पहले हम लोगों ने किया होता है तो हमें थोड़ा सा ये तरीका ढूंढना होता है कि भाई शॉर्टेस्ट तरीका क्या है इसको इस काम को पूरा करने का, है ना। लेकिन CPM PERT में नहीं होता, क्योंकि PERT में वो चीज पहले से कर नहीं रखी होती, नए प्रोजेक्ट्स की होती है, तो उसमें हम लोग कंप्लीट कैसे करें मेरा वो टेंशन होता है, लेकिन CPM के अंदर हम शॉर्टेस्ट वे में कैसे कंप्लीट करें हमारा वो एजेंडा होता है। ठीक है, PERT एंड CPM कह रहे हैं कि दोनों ही हमारा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, नए हैं पुराने, सब उसको यूज करने के लिए होता है, सब में ही ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है, और दोनों का ही मेन फंडा ये है कि मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हो चाहे वो मनी हो चाहे वो पीपल हो, उसको हम बेस्ट तरीके से कैसे यूज करें, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, देन वी हैव PPBS which is planning programming budgeting system। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम इज बेसिकली क्या है, मतलब पहले हम लोग
प्लान आउट करते हैं, जैसे हम लोग मैनेजमेंट में करते हैं प्लानिंग कि भाई हम क्या क्या टास्क होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद हम उसकी प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिसमें हम पूरा प्लान बनाते हैं, हम उसको कैसे करेंगे, उसके हम लोग कैसे बजट्स अप्रूव करेंगे, कैसे कितना पैसा कहाँ अप्लाई करना होगा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 6 महीने हो। और जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम रनिंग होना शुरू होता है, तो हर साल हम उसको रीअसेस करते हैं, मतलब टाइम टू टाइम हम उसको एनालाइज करते रहते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग अपना जो भी नेक्स्ट मनी है, नेक्स्ट बजट है, उसको एलोकेट करना शुरू करते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग को कहीं कोई डेविएशंस बनते हैं तो फिर से प्लानिंग करने लग जाते हैं। सो प्लानिंग और बजटिंग साथ साथ चलती रहती है और चलती रहती है, एंड देन वी आल्सो कीप ऑन असेसिंग एवरी ईयर टू सी दी परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, क्लियर है भाई? देखो 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल के प्रोजेक्ट में पहले प्लानिंग करी, फिर बजट लगाना शुरू किया, हर साल फिर से हर एक साल पे हम लोग असेस करना शुरू किया कि भाई जो प्लान किया था और जो अचीव हुआ है उसमें कोई बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो फिर से प्लानिंग पे काम करना है, फिर से हम लोग अपने बजट नेक्स्ट रिव्यू करते हैं, ताकि फटाफट जब नेक्स्ट ईयर में हम लोग फिर से उस चीज आगे बढ़ाएंगे अपने काम को, तो जो भी अगर कोई गड़बड़ हुई है या मिस्टेक्स हुई हैं तो वो हम उसको जल्दी से रिकवर कर सके। ठीक है, सो ये कंटिन्यूस बेसिस रहता है, और जल्दी जल्दी अपना ये जो भी हमारा असेसमेंट्स होते हैं वो होते रहते हैं उसके अंदर, एंड देन फाइनली हम लोग अपना जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो अचीव कर लेते हैं। क्लियर मैम? क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े, हसन आगे बढ़े। यस। ओके, दानिश यस मैम। क्लियर है? वैसे अब इसको और जब आप पढ़ोगे ना इसको पूरी जी मैम। मतलब ये जब आप इसमें नोट्स पढ़ोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा जीरो बजट अप्रोच। जीरो बजट अप्रोच बेसिकली ये भी हमारा मतलब प्लानिंग बजटिंग वाला जैसा ही है। इसमें सिर्फ एक फर्क ये होता है कि हम लोग जो शुरुआत से ही मतलब जीरो बेस्ड बजट पे चल के चलते हैं। जीरो बेस्ड बजट का मतलब है कि अगर कोई जैसे वैसा काम अगर पहले भी हुआ है और उस पर बजट लगाया गया है, पैसा लगाया गया है, वो कैसा था, उससे कैसा आउटपुट है, हम उस पर कोई स्टडी नहीं करते, हम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर ने आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट लेना शुरू कर दिया था, उन्होंने 2 सेशन ले लिए, मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पूछना उन्होंने क्या कराया था क्या नहीं कराया था, मैं बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करूंगी, एंड आई वुड कैप्चर दी इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, एंड मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग से आपको सारा कवर करा दूंगी। इसका मतलब ये है कि मेरे जो पास्ट में जो भी हुआ है मैंने उसको एनालाइज ही नहीं किया, उसको हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जीरो बजट अप्रोच। ठीक है, okay. Work sampling. So it is a method of sampling used for estimation of utilization of equipment, machines, vehicles, time by health personnel. Okay. वर्क सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सैंपल्स लेते हैं, सैंपल्स लेके हम लोग ये एनालाइज करते हैं कि हमारा जो वैलिड एस्टिमेट्स हैं वो हमारे एस्टिमेट्स हैं क्या वो वैलिड है, उससे हमारा सही काम आ रहा है। हम रैंडम चेक्स करते रहते हैं बीच बीच में कि मेरा जो मशीन्स हैं वो टाइम जितना हम लोगों ने मांगा था उतनी वो प्रोडक्शन दे रहे हैं, कई लोग मतलब खाली तो नहीं है हमारी मशीन या हमारे लोग। देन कोई अगर बेटर यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट लाना है, क्या उसको लाने की जरूरत है, क्या उससे हमारा टाइम बच सकता है या हमारे रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर इफेक्टिवनेस आ सकती है नहीं आ सकती। तो ये जितने बीच में स्टडी हो सकते हैं रैंडम स्टडी, इसको बोलते हैं हम लोग वर्क सैम्पलिंग। Okay, then we have decision making. So decision making बहुत सिंपल है, जिसमें हम लोग हर सीक्वेंस को, हर ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्या आउटपुट आए हैं, क्या ऑप्शंस होंगे उससे बेस्ट, ये सारे जितने भी एंड टू एंड पूरे अंडरस्टैंडिंग को हम लोग चेक करते हैं, तो दैट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। मतलब सब कुछ एनालाइज करके जो फाइनली डिसीजन रहता है
दैट इज योर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्लियर गाइस? Yes, ma'am. ओके, अच्छा अब एक ना आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक तो आपका ओपीडी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ओपीडी सर्विसेज। ओपीडी सर्विसेज आई थिंक सबको पता होगी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज होती हैं, Yeah. है Yes, ना? ma'am. यहाँ पे हम लोग क्या एनालाइज करते हैं, हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि उस पेशेंट का एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, है ना? ठीक है ना? यही करते हैं ओपीडी के अंदर। Yes, ma'am. अच्छा इसमें अभी क्या हो रहा है कि अभी हॉस्पिटल्स ने मेडिकल सॉफ्टवेयर को भी यूज करना शुरू कर दिया है इसके लिए, मतलब जो Yes, ma'am. HIS यूज करते हैं. हाँ जो रिसर्च पहले से हुई पड़ी है उससे क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते, उससे और बेटर हमारी कोई जैसे पास में कोई इस तरह के केसेस आए हो तो क्या मेडिकेशन दिए गए थे, ये सारी चीजें हमारी ओपीडी सर्विसेज के अंदर कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ओपीडी जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं क्या क्या फीचर्स रहते हैं अभी आजकल, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूलर, विजिट डिटेल्स ऑफ द पेशेंट्स, क्विक एंट्री एक्सेस, प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स, बिलिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्टिफिकेट्स। ये एक मिनट आप जस्ट गो थ्रू करो इसको 5 मिनट में और फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ इन फीचर्स को। पेशेंट रजिस्ट्रेशन से शुरू करेंगे सब, 5 मिनट में जस्ट सेल्फ स्टडी कर लो क्योंकि इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन आया हुआ है फिर भी, तो है बहुत सिंपल इसलिए बोल रही हूँ कि जस्ट गो थ्रू। ठीक है, टेक 5-7 मिनट्स, जस्ट गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स बिलिंग इंफॉर्मेशन तक।
Guys done? Yes, ma'am. Scroll down. बस ये लास्ट Yes, ma'am. इसको भी फटाफट खत्म करो जल्दी से. बिल इन्फॉर्मेशन और सर्टिफिकेट भी खत्म करो 2 मिनट में. Okay, done guys? Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. गुड. अच्छा एक ना ये छोटा सा टॉपिक है इसमें. एक मिनट, I'll show you. IADP फीचर्स हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के अंदर. ये इसको एक बार ना जस्ट गो थ्रू वैसे कर लेना. इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. जैसे क्या क्या मतलब उसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं. एडमिशंस को देखना, बेड मैनेजमेंट देखना, ओटी स्केड्यूल देखना. कोई कि अगर किसी उसका ओटी है मतलब जो आपके ओटी के अंदर जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके ये इक्विपमेंट्स हैं या आपके कंसल्टेंट्स हैं या किसी तरह का कोई पेपर वर्क है, उस चीजों को का ध्यान रखना. ऑपरेटिव नोट्स कौन कौन से होने चाहिए, राउंड नोट्स कौन कौन से होने चाहिए, वो सारा सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा अपडेट हो जाए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें डालेंगे तो वो उसको प्रोसेस करके एक प्रॉपर उसकी रिपोर्ट तैयार कर सके. ठीक है. Yes, ma'am. ओके ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब ओपीडी सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे
होने चाहिए, जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट का कैसे होगा, मतलब एक अपॉइंटमेंट की शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, आपका ओपीडी डिपार्टमेंट, आईपीडी डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बिलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नर्सिंग के क्या क्या नोट्स उसमें आने चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन के नोट्स कैसे आने चाहिए, बेड का स्टेटस, किस तरह से फाइल मैनेजमेंट होगी, किस तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, है ना, कैसे रिपोर्ट जनरेट होगी, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होंगे। तो ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर के अंदर खुद ही इटसेल्फ एक तैयार होते हैं, जिससे कि जो आपका काम है वो ऑटोमेशन में मोड पे आता रहता है, यानी कि ऑटोमेटिकली आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू काम कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ अ हॉस्पिटल। क्या होता है गवर्निंग बॉडी हॉस्पिटल का, और कौन से होते हैं। बेसिकली जो भी हमारा हॉस्पिटल रहेगा उसके जो ट्रस्टीज रहेंगे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, वो हमारी गवर्निंग बॉडी रहती है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए उनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी हॉस्पिटल का मिशन बनेगा या विजन बनेगी, जो स्ट्रैटेजी होगी, उसको कैसे डेवलप करें, उसके लिए क्या डेवलप करें स्ट्रैटेजीज, और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या होंगी, हमारे डिसीजन मेकिंग क्या होंगे, वो सारी चीजें हमारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी गवर्निंग बॉडी के अंदर, क्योंकि वही टॉप मैनेजमेंट बेसिकली टॉप मैनेजमेंट होती है हॉस्पिटल की, और वही डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस। क्लियर Yes, ma'am. बहुत बेसिक है ये, बट इसके ऊपर जैसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है तो आपके पास थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। ये पेशेंट सेटिस्फेक्शन हम लोग ऑलमोस्ट पहले भी बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना जैसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ओपीडी का लेआउट कैसे बने और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो उसके अंदर आप ये इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन डालोगे कि एग्जाम रूम डिजाइन जो हमें अपना ध्यान रखना है कि वो काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, उस तरीके का होना चाहिए जिसमें डॉक्टर्स को प्रॉपर स्पेस मिले, प्रॉपर पावर मिले, पावर एज इन पेशेंट्स और फैमिलीज को इंक्लूड कर सकें, मतलब किसी तरह से उन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड एज इन जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में कोई फॉर एग्जांपल कोई क्रिटिकल केस आ गया, तो उसकी फैमिली को भी एक प्रॉपर कहाँ स्पेस होगी जहां वो बैठेंगे, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे, है ना, पूरा लेआउट, ताकि क्योंकि जो पैनिक है वो हमारा कम हो सके, क्योर पे काम कर सके, और हमारा जो ओवरऑल मोटिव है पेशेंट केयर सर्विस का वो मीट हो सके। ठीक है, अच्छा, ये दो तीन चीजें ना, एग्जाम रूम डिजाइन, फ्लेक्सिबल केयर जोन, कंसल्टेंट जोन, ये छोटी छोटी चीजें, ये इसको जस्ट बेसिकली ना जस्ट गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, इसको गो थ्रू करने से ना जो थोड़ा सा ना आपको डिजाइनिंग पे मतलब आपके पास वो आ जाएगा, कंटेंट आ जाएगा। ठीक है गाइज, ये थोड़ा सा ना इसको पढ़ना जरूरी है। ओके मैम। अच्छा, मैं एक बार आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ। देखो, टेक्निक्स वगैरह, ये ऑपरेशनल मॉडल्स वगैरह ये हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, लेआउट का मैंने आपको वो दे दिया, गवर्निंग बॉडी, हॉस्पिटल कमिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे नर्सिंग की क्या ड्यूटीज होती हैं, सुपरिटेंडेंट की क्या ड्यूटीज होती हैं, वार्ड मैनेजमेंट क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। यस मैम। ठीक है, अच्छा, एक और है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, हेल्थ केयर, फंक्शनिंग ऑफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर चुके हैं हम लोग। मैनेजरियल एक्टिविटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल मैनेजर्स की, क्वालिटीज मैनेजर्स की, इफेक्टिव इंट्रा इंट्रा कोऑर्डिनेशन, ये जो हमने सब मैनेजमेंट में जो पढ़ा है ना, वही सब है ये सारा। ओके मैम। ठीक है, तो आई विल बी शेयरिंग द फाइल विद सीमा, एंड you can check with her, like she'll be circulating the same to all of you. ठीक है guys, any ओके मैम। concern, any issue so far? नैन्सी, किसी को कोई कंसर्न?
Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? नो मैम. No, ma'am. ओके, हसन तो चला गया. दानिश has left. Okay, no problem. ठीक है. So guys, I think that's all from my side for this subject. बस छोटा छोटा जो बच गया था वो भी एक बार उसको टच बेस करना था. Rest we all have covered. Okay. Okay, both of you, my regular students. Yes, ma'am. Chalo. Okay then, thank you so much guys for attending the session. And Thank you, ma'am. Happy New Year. Happy New Year and bearing Happy New Year. Happy New Year, Nancy. Take care, guys. Thank you, ma'am. Okay, shall we end up now? Yes, ma'am. Okay.